दायित्व के आधार पर हम कंपनियों का वर्गीकरण कर सकते हैं, जो कि उसकी एक विशेषता को प्रदर्शित करता है। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स हम इन कंपनियों को 3 भागों में बांटते हैं: अंशों द्वारा सीमित कंपनियां, गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां और असीमित दायित्व वाली कंपनियां। सबसे पहला प्रकार जो कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स अंशों द्वारा सीमित कंपनियां हैं, मूल रूप से इसी प्रकार की कंपनियां अपने को व्यवहार में देखने को मिलती हैं, बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं, जो कि अंशों द्वारा सीमित दायित्व को प्रदर्शित करती हैं। अंशों द्वारा सीमित कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसके सदस्यों का दायित्व उसके द्वारा धारित अंशों के अंकित मूल्य की अदत्त राशि, यदि कोई है, तक सीमित होता है। यानी कि यदि किसी अंशधारी ने कुछ शेयर्स लिए हैं तो उनसे केवल उस अंशों के मूल्य के अलावा कुछ नहीं लिया जा सकता। यदि कोई अदत्त राशि बाकी है तो ज्यादा से ज्यादा उसकी मांग की जा सकती है, इसके अलावा उसका कोई दायित्व नहीं होता। इस प्रकार से ये बहुत लोकप्रिय होता है और उसके सदस्यों को अगर कंपनी पर कोई ऋण भी बकाया है या कंपनी पर कोई देनदारी ज्यादा बाकी भी है तो भी उससे ज्यादा उसकी कोई दायित्व की सीमा नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि उसके सदस्यों का दायित्व सीमित है। यदि उनके द्वारा धारित अंश पूर्ण प्रदत्त हैं तो भी उनके धारित करने वाले सदस्यों को किसी भी राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। ऐसी कंपनियों को निजी तथा सार्वजनिक दोनों ही रूपों में सम्मिलित करवाया जा सकता है। यानी कि कंपनीज जो शेयर्स द्वारा लिमिटेड होती है वो निजी भी हो सकती है और सार्वजनिक भी हो सकती है। यदि ऐसी कंपनी सार्वजनिक कंपनी के रूप में सम्मिलित होती है तो उसके नाम के अंत में सामान्यतः लिमिटेड शब्द लगाना पड़ता है, जो कि इस बात को प्रदर्शित करता है कि उसके सदस्यों का दायित्व सीमित है। यदि ऐसी कंपनी निजी कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है या सम्मिलित है तो उसके नाम के अंत में सामान्यतः प्राइवेट लिमिटेड शब्दों को जोड़ना पड़ता है। दूसरा प्रकार गारंटी द्वारा सीमित कंपनियों का है, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसके सदस्य उस कंपनी के समापन की दशा में वह राशि देने के लिए उत्तरदायी होते हैं जितनी राशि देने के लिए उन्होंने वचन या गारंटी दी है, और वह राशि भी केवल समापन की दशा में ही मांगी जा सकती है, उससे पहले नहीं मांगी जा सकती। मतलब उनका दायित्व सीमित है लेकिन उनके द्वारा दी गई गारंटी या वचन के अनुसार है, और इस प्रकार की राशि तभी मांगी जाती है जनरली जब ऋणों और दायित्वों के भुगतान के लिए कंपनी के पास कोई राशि कम पड़ती है और कंपनी का जब समापन हो जाता है, और या फिर कंपनी के समापन की जो लागत चुकानी हो उसके लिए यदि जरूरत पड़ती है, और इसके अलावा अंशदाताओं के आपसी समायोजन के समय भी उस राशि की मांग की जा सकती है जिसका कि सदस्यों ने वचन दिया है। तीसरे प्रकार की कंपनियां हैं असीमित दायित्व वाली कंपनियां, कंपनीज विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। इस प्रकार की कंपनियां व्यवहार में देखने में बहुत कम मिलती हैं। असीमित कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से माना जा सकता है जिसके सदस्यों के दायित्व की कोई भी सीमा नहीं होती है। मतलब असीमित दायित्व उसके सदस्यों का होता है। जब किसी कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है तो वह असीमित दायित्व वाली कंपनी मानी जाती है। ऐसी कंपनी का प्रत्येक सदस्य कंपनी के समस्त ऋणों एवं दायित्वों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, किंतु ऋण या दायित्व चुकाने वाले सदस्य अन्य सदस्यों से अंशदान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार असीमित कंपनी के सदस्यों का भी साझेदारों की भांति असीमित दायित्व होता है, किंतु कोई भी ऋणदाता किसी भी सदस्य पर ऋणों की वसूली के लिए व्यक्तिगत नाम से वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है। ऋणदाता को भुगतान प्राप्त न होने की दशा में
कंपनी के समापन के लिए आवेदन करना पड़ता है। और जब न्यायालय कंपनी समापक अपॉइंट कर देती है तो सदस्यों को कंपनी के ऋणों, दायित्वों और कंपनी के समापन के खर्चों के भुगतान के लिए आवश्यक राशि के भुगतान हेतु अंशदान करने का आदेश दिया जा सकता है। असीमित कंपनी में भी अंश पूंजी हो सकती है और बिना अंश पूंजी के भी हो सकती है। यदि असीमित कंपनी में अंश पूंजी होती है तो कंपनी के सीमा नियम में अंश पूंजी की उस राशि का, कुल अंशों की संख्या का तथा उसके अंकित मूल्यों का उल्लेख किया जाता है जिसके साथ कंपनी अपना पंजीयन कराना चाहती है। सदस्यों की संख्या के आधार पर भी हम कंपनियों को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, जिसमें मूल रूप से पहला है पब्लिक कंपनी या सार्वजनिक कंपनी, जिसे हम लोक कंपनी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा निजी कंपनी और तीसरा वन पर्सन कंपनी या एक व्यक्ति कंपनी। सबसे पहले सार्वजनिक कंपनी, जो मुख्य रूप से जो कंपनियां हमें व्यवहार में देखने को मिलती हैं। सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा कंपनी अधिनियम में मूल रूप से वो दे रखी है, जो कंपनी निजी कंपनी नहीं है वह सार्वजनिक कंपनी है तथा जिसकी निर्धारित की गई राशि की न्यूनतम प्रदत्त अंश पूंजी होती है वो भी सार्वजनिक कंपनी मानी जाती है। किंतु वर्तमान में सार्वजनिक कंपनियों के लिए कोई न्यूनतम राशि निर्धारित नहीं की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि कोई भी ऐसी कंपनी, निजी या सार्वजनिक, जो किसी कंपनी की सहायक कंपनी है, वह सहायक कंपनी भी सार्वजनिक कंपनी ही मानी जाएगी, चाहे ऐसी सहायक कंपनी अपने अंतर नियमों में निजी कंपनी ही बनी रहती हो। यह प्रावधान कंपनी संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा संशोधित है। धारा 271 कहती है कि कोई भी ऐसी कंपनी जो किसी कंपनी की सहायक कंपनी है, निजी कंपनी नहीं है, और वह सहायक कंपनी भी सार्वजनिक कंपनी ही मानी जाएगी, चाहे ऐसी सहायक कंपनी अपने अंतर नियमों में अपने आप को निजी कंपनी शो करती हो। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक कंपनी, निजी कंपनी सहित जो किसी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी है, वह भी सार्वजनिक कंपनी ही मानी जाएगी। दूसरे शब्दों में, उस सहायक कंपनी को यदि वह निजी कंपनी है तो अपने अंतर नियमों में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर भी वह सार्वजनिक कंपनी ही मानी जाएगी। निजी कंपनी को हम परिभाषित कर सकते हैं इस प्रकार से कि वह कंपनी जो अपने अधिनियमों में कुछ प्रकार के प्रतिबंध लगाती है, कुछ प्रकार की व्यवस्थाएं करती है, वह निजी कंपनी कहलाती है। उन प्रतिबंधों में सबसे पहला प्रतिबंध है कि वह अपने अंशों के अंतरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है। यानी कि कोई भी निजी कंपनी अपने सदस्यों के अंशों के अंतरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है। प्रतिबंध का मतलब रोक नहीं है, लेकिन उसकी मूल भावना यह है कि सदस्यों की संख्या 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर हम इसका उल्टा कर दें तो सार्वजनिक कंपनी के अंशधारी शेयर होल्डर्स अपने अंशों को स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर करवा सकते हैं, लेकिन निजी कंपनी के अंशधारियों पर अंशों के अधिकार संबंधी प्रतिबंध होता है। और दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था है कि इसके सदस्यों की संख्या 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब 200 तक सीमित रखती है, वह निजी कंपनी कहलाती है। और इसमें 200 तक सदस्यों की संख्या में वह शामिल नहीं होते हैं जो कंपनी के कर्मचारी हैं या जो कंपनी के कर्मचारी होते हुए कंपनी के सदस्य थे और अब कर्मचारी न होते हुए भी कंपनी के सदस्य बने हुए हैं। और तीसरा मुख्य प्रतिबंध वह है कि एक निजी कंपनी अपने अंशों और ऋण पत्रों के क्रय के लिए जनता को निमंत्रण देने पर भी निषेध लगाती है। तो उल्लेखनीय है कि यदि कंपनी का कोई एक या अधिक अंशधारी संयुक्त रूप से
एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित किया जाता है तो सदस्यों की गणना करते समय सभी संयुक्त अंशधारियों को एक ही सदस्य माना जाएगा। कंपनी संशोधन अधिनियम 2015 में यह संशोधन किया गया है धारा 268 के अनुसार कि यदि कंपनी का कोई एक या अधिक अंश संयुक्त रूप से एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित किया जाता है तो सदस्यों की गणना करते समय सभी संयुक्त अंशधारियों को एक ही सदस्य गिना जाएगा। ये प्रावधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है। लेकिन उल्लेखनीय यह भी है कि वर्तमान में निजी कंपनियों के लिए न्यूनतम पूंजी की कोई भी राशि निर्धारित नहीं की गई है। तीसरा प्रकार है एक व्यक्ति कंपनी। एक व्यक्ति कंपनी से तात्पर्य यह है कि जिसका केवल एक ही सदस्य होता है वह कंपनी एक व्यक्ति कंपनी कहलाती है। एक व्यक्ति कंपनी भी एक समामेलित कंपनी है, विधिक व्यक्ति के रूप में निर्मित है, जिसका अपने निर्माता एवं एकमात्र सदस्य से पृथक अस्तित्व माना जाता है। इसके सदस्य का दायित्व भी सीमित होता है जब तक कि वह कंपनी असीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड न हो। एक व्यक्ति कंपनी में सदस्य केवल एक होता है और कम से कम एक संचालक होना चाहिए, लेकिन अधिकतम 15 संचालक भी इसमें हो सकते हैं। इस एक व्यक्ति कंपनी को रजिस्टर करने के पीछे, मान्यता देने के पीछे यह धारणा है कि कोई एक व्यक्ति भी जोखिम पूर्ण कार्यों को सीमित दायित्व के साथ प्रारंभ एवं संचालित कर सके और उद्यमियों को इससे प्रेरणा मिले। इसलिए ये एक व्यक्ति कंपनी की अवधारणा भी मानी गई है।